Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the isothermal elastic coefficient and adiabatic elastic coefficient। तो साथियों अब हम समतापी व रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि समतापी प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो मानते हैं कि ये कोई गैस है जिसका प्रारंभिक दाब P और प्रारंभिक आयतन V है। जब हम दाब में वृद्धि करेंगे यानी हमने दाब P प्लस डेल्टा P कर दिया तो आयतन में कुछ कमी हो जाएगी डेल्टा V की कमी हो गई। तो अब आयतन जो बचा V माइनस डेल्टा V रह गया। तो देखिएगा प्रारंभिक दाब P है और आयतन V है। दाब बढ़ा करके हमने जैसे P प्लस डेल्टा P किया तो आयतन घटकर V माइनस डेल्टा V रह गया। ये इसकी भाषा लिखेंगे। माना कोई गैस या कोई द्रव जिसका प्रारंभिक दाब P व आयतन V है, दाब बढ़ाकर P प्लस डेल्टा P करने से आयतन घटकर V माइनस डेल्टा V रह जाता है। तो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक जो कि बायल के नियम का पालन करता है, तो बायल के नियम से ये हो जाएगा PV इक्वल टू P प्लस डेल्टा P एंड V माइनस डेल्टा V। अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PV माइनस डेल्टा V प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V। देखिए हमने पहले P का पूरे में गुणा किया फिर डेल्टा P का पूरे में गुणा किया तो PV इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V। ठीक है ना। तो PV से PV कैंसिल और ये सूक्ष्म वृद्धि और आयतन में सूक्ष्म कमी इनका गुणा और भी कम हो जाएगा तो ये नगण्य हो जाएगा। ये पद ये बचेगा डेल्टा PV माइनस P डेल्टा V इक्वल टू 0। तो डेल्टा PV इक्वल टू P डेल्टा V या डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V इक्वल टू P आ जाएगा। और आप जानते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V ये लिखा है ये पद, ये होता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ पर क्या है, समतापी के लिए यूज किया है तो ये प्रत्यास्थता गुणांक है। तो यहाँ पर समतापी प्रत्यास्थता गुणांक से नोट करेंगे जिसे हम ET कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक दाब P और आयतन V है। दाब P प्लस डेल्टा P करने से आयतन V माइनस डेल्टा V रह जाएगा बायल के नियम से, क्योंकि समतापी प्रथम बायल के नियम का पालन करता है। ये रखा, अंदर हमने इन पदों का गुणा किया। डेल्टा P डेल्टा V अत्यंत सूक्ष्म पद बन जाएंगे, इसको हमने नगण्य मान लिया। PV से PV कैंसिल, ये आया, इस पद को इधर कन्वर्ट कर दिया और डेल्टा V को नीचे ले आए। ये पद प्रत्यास्थता गुणांक यानी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक होता है। यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक समतापी अवस्था में लिया है, इसलिए समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET से डिनोट करेंगे तो ET बराबर P हो जाएगा। अब हम इसी के लिए डिस्कस करते हैं रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो देखिएगा रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, तो P1 का मान P है, V1 का मान V है, P2 का मान P प्लस डेल्टा P हो गया है, तो V2 का मान V माइनस डेल्टा V हो गया। तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है पॉइसन के नियम का पालन करता है। तो P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा से। तो मान रख दीजिए PV पावर गामा P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V पावर गामा। V पावर गामा यहाँ से बाहर करिए, V निकालेंगे तो V का पावर गामा आएगा 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V पावर गामा, ये आ जाएगा। V की पावर गामा से कैंसिल क्योंकि सब पद गुणा में लिखे हैं। तो P इक्वल टू P प्लस डेल्टा P और ये जो होगा द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये होता है 1 माइनस एक्स की घात n, तो 1 माइनस nx जो पावर होती है x वाले पद के साथ गुणा हो जाता है, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इक्वल टू P1 माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा P 1 माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V। पहले हमने P का इसमें गुणा किया फिर डेल्टा P का इसमें गुणा कर दिया। तो अब ये सॉल्व होके आएगा P माइनस गामा P डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा P माइनस गामा डेल्टा P डेल्टा V अपॉन V।
ये कैंसिल हो जाएगा और ये पद हम फिर नगण्य मानेंगे क्योंकि यहाँ डेल्टा पी डेल्टा वी दोबारा आ गया है फिर यहाँ, तो ये पद नगण्य होगा। ये बचेगा डेल्टा पी माइनस गामा पी डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 0। तो डेल्टा पी इक्वल टू गामा पी डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू गामा पी। ये फिर प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा और इसे प्रत्यास्थता गुणांक को रुद्धोष्म अवस्था है इसलिए ES से व्यक्त करेंगे तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। देखिएगा प्रारंभिक दाब P आयतन V, दाब जब हम बढ़ाकर P प्लस डेल्टा P करते हैं तो आयतन घटकर V माइनस डेल्टा V रह जाता है। तो रुद्धोष्म नियम जो है, रुद्धोष्म प्रक्रम पॉइसन के नियम का पालन करता है। P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा मान रख दिया और यहाँ से हमने V बाहर करेंगे तो होल पावर गामा है तो गामा आएगा और अंदर V से डिवाइड होगा तो ये आएगा। V के पावर गामा से कैंसिल और इसको हमने द्विपद प्रमेय से ओपन कर दिया, ये आ जाएगा। अब हमने इनका दोनों में आपस में गुणा कर दिया तो ये गुणा करने से ये आएगा। डेल्टा पी डेल्टा वी जहाँ है जिस पद में वो पद 0 हो जाएगा तो ये आया। अब हमने इसको पक्षांतर करके इधर किया, डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये आ जाएगा गामा पी के इक्वल। इसको प्रत्यास्थता गुणांक है, रुद्धोष्म दशा में मिला इसलिए रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक लिखेंगे ES। तो देखते हैं ES व ET में क्या संबंध आ जाएगा। तो ES व ET में संबंध, तो ES का मान है गामा P और ET का मान है P। दोनों का अनुपात कर दें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ES अपॉन ET इक्वल टू गामा P अपॉन P, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। ES अपॉन ET इक्वल टू गामा, और गामा होता है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, तो Cp अपॉन Cv, ठीक है ना, ये इसके तुल्य हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन विशिष्ट ऊष्माओं के मानों के भी बारे में डिस्कस कर लें कि क्या होते हैं। तो देखिएगा, वैसे हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये Cp का मान Cv से बड़ा होता है क्यों। तो देखिएगा P स्थिर दाब है जब ऐसा हो, और जब स्थिर आयतन हो, ठीक है। तो देखिएगा जब स्थिर आयतन होगा तो कार्य शून्य होता है, ठीक है ना, आपने पहले डिस्कस कर लिया P इंटू डेल्टा वी से, और ऊष्मा होगी Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी यानी सी वी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर W भी होगा P इंटू डेल्टा वी और Q भी होगी सी पी एम डेल्टा टी, यानी जो नेट ऊर्जा है वो दो भागों में खर्च होगी, और यहाँ जो नेट ऊर्जा है आप इसको एनर्जी लिख सकते हैं, ऊर्जा, और यहाँ ऊर्जा एक भाग में ही खर्च होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब दाब स्थिर है तो ऊर्जा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में तथा ताप वृद्धि में दो जगह खर्च होती है, जबकि स्थिर आयतन पर ऊर्जा सिर्फ ताप वृद्धि में खर्च होती है, बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में नहीं, क्योंकि आयतन स्थिर होता है तो कार्य शून्य होता है। इस प्रकार से दो कार्यों में खर्च ऊर्जा एक कार्य में खर्च ऊर्जा के मान से अधिक होता है, इसलिए Cp का मान Cv से अधिक होता है। तो ये इसका रीजन था जिसकी वजह से Cp का मान Cv से अधिक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर अगर हम डिस्कस करना चाहें कि ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है, तो ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम, ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम कहता है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं
तो वो परस्पर दोनों निकाय भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे, तापीय साम्य में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर दो निकाय, ठीक है ना, दो निकाय परस्पर किसी तीसरे निकाय से तापीय साम्य में हैं तो वो परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। तो माना जैसे A और B ये किसी C से तापीय साम्य में हैं, A निकाय C से तापीय साम्य में है, B निकाय C से तापीय साम्य में है। मतलब ऐसे A C के साथ तापीय साम्य में है और B C के साथ तापीय साम्य में है, तो A और B भी तापीय साम्य में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम होता है। ओके।